नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। और आज दिन की बड़ी बहस में हम चर्चा करने वाले हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की। दरअसल तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे इस सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में तमाम एशिया प्रांत के वो देश जो एशिया की शांति को प्रमुखता से एक बड़ा विषय बना रहे हैं वो मौजूद होंगे। अफगानिस्तान इसका प्रमुख केंद्र रहता है और अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर चर्चा होती है और तमाम जो देश है वो इसमें भागीदारी लेते हैं। लेकिन इस बार का ये सम्मेलन चर्चाओं में जिस कारण की वजह से है वो कारण है भारत और पाकिस्तान, दो देश जिनके बीच पिछले काफी समय से जारी मतभेदों के संबंधों की जो बर्फ है वो अब पिघलने शुरू हो गई है। भारत और पाकिस्तान किस तरीके से पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स पे अगर हम बात करें आगे बढ़े हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को दर्शा रहा है कि हार्ट ऑफ एशिया के इस समिट में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों को भी बढ़ाए। इसके साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा जो है वो की जा रही है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देश के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के और भारत के डॉक्टर एस जयशंकर एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। इन आशंकाओं में कितना बल है ये तो शाम तक पता चल ही जाएगा जब हार्ट ऑफ एशिया समिट का पहला दिन समाप्त होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस हार्ट ऑफ एशिया समिट से एशिया प्रांत में जो शांति है उसके बहाली को लेकर देशों के बीच जो ये बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या है आखिर ये हार्ट ऑफ एशिया और किस तरीके से भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं, वर्तमान में इसकी स्थिति है और जिस तरीके से एशिया के तमाम देशों के बीच में मतभेद है उसको दूर करने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान डॉक्टर श्रीश पाठक, प्रोफेसर वर्ल्ड अफेयर्स एमिटी विश्वविद्यालय के, और संजीव श्रीवास्तव, जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव जी आपसे, हार्ट ऑफ एशिया नाम बड़ा ही कैची, बड़ा ही प्यारा, लेकिन उद्देश्य क्या है इसका जरा दर्शकों को आप क्लियर कीजिए। किस तरीके से, क्योंकि बीते कई दिनों में हमने देखा क्वाड समूह हो गए, शंघाई सहयोग संगठन हो गए, इसके बाद अलग अलग देशों के बीच G7 G8 के नाम हमने सुने हैं, पर यह हार्ट ऑफ एशिया आखिर है क्या और कौन कौन से देश इसमें हिस्सा जो है वो ले रहे हैं सम्मेलन में? जी चंदन जी, हार्ट ऑफ एशिया समिट 2011 से आरंभ हुई और इस समिट को हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कहा जाता है जी। इसको 2011 में टर्की इस्तांबुल में शुरू किया गया था। इसमें 15 देश पार्टिसिपेट करते हैं और इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना और अफगानिस्तान की जो शांति और स्थिरता को लेकर के, अफगानिस्तान के विकास को लेकर के विश्व के जो तमाम जो देश हैं, एशिया के जो तमाम देश हैं, अफगानिस्तान का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसमें कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, वो इस पूरे हार्ट ऑफ एशिया समिट का इस्तांबुल प्रोसेस का केंद्र रहता है। और अफगानिस्तान आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक देश है और इस देश में अस्थिरता रही है, वॉर टॉर्न कंट्री है। तो अफगानिस्तान में किस तरीके से शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जाए उसके लिए ये सारे देश इकट्ठा होते हैं और ये प्रक्रिया 2011 से चल रही है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा 15 देश हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, 16 देश ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और 12 ऐसे जो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। और इसका जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें पॉलिटिकल कंसल्टेशन पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अफगानिस्तान को लेकर के कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ाया जाए वो इसका जो है केंद्र रहता है। तो जाहिर है कि इस बार भी अफगानिस्तान ही इसका केंद्र रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भारत और पाकिस्तान के ऊपर पूरे विश्व की निगाहें लगी रहेंगी। इस समिट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो देश, उनकी भी निगाहें विशेष रूप से एस जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी पे होंगी। बिल्कुल। लेकिन चंदन जी, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत का पाकिस्तान के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत ही स्पष्ट है। भारत पाकिस्तान को लेकर के वेरीफाइबल तरीके से ही आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान यदि चाहता है कि इस तरीके से एक बार सिर्फ सीज फायर का समझौता कर लेने के बाद भारत तुरंत बात करना शुरू कर देगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भूल करेगा। भारत पाकिस्तान को लेकर के फूक फूक के कदम उठाएगा
वेरीफाइड तरीके से कदम उठाएगा। इस समिट में भी इस बात की संभावना हो सकती है कि दोनों नेता किसी तरीके का एंगेजमेंट करें, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई अच्छी और सकारात्मक बात तभी होगी जब ये सीज फायर का समझौते पे पाकिस्तान अमल करके दिखाएगा, वेरीफाइबल तरीके से स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और भारत बहुत ही फूक के सावधानी के साथ भी, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान वाले विषय पर आएंगे, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो छूटना नहीं चाहिए, श्रीश पाठक जी आपका चर्चा में स्वागत करते हुए आपसे पूछ रहा हूं, वो ये है कि जिस तरीके से हार्ट ऑफ एशिया जो पूरा संगठन है, इसकी स्थापना अफगानिस्तान में जो शांति बहाली की प्रक्रिया है उसको एक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए की गई। अफगानिस्तान की जब बात होती है तो नाटो का जिक्र आना स्वाभाविक है। नाटो की बात हो तो अमेरिका बाय डिफॉल्ट उसमें सबसे बड़ा सहयोगी जो है वो बनकर आता है। क्या इस संगठन में अमेरिका का ना होना इस पूरे जो संगठन की रचनात्मक दृष्टि है, जो इस संगठन का दृष्टिकोण है, उसको थोड़ा सा पीछे ले जाता है? क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्लेयर है अफगानिस्तान में अमेरिका। पाठक साहब। चंदन जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। हार्ट ऑफ एशिया जो जैसा कि संजीव जी ने बताया, इस्तांबुल प्रोसेस करके इसका नाम है, और ये जो पूरा का पूरा जो ये पूरी कवायद है, आधुनिक समय में टर्की को हम देखते हैं मॉडर्न डिप्लोमेसी में, तो एक बहुत बड़ा स्टेप टर्की की तरफ से है। इसके पहले टर्की चर्चाओं में रहा है, लेकिन आधुनिक समय में ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव कहा जाएगा। हार्ट ऑफ एशिया की कुछ खास बातें हैं चंदन जी, जैसा कि संजीव जी ने भी कहा कि इसके सपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं और 15 कंट्रीज भी हैं। बहुत शानदार बात अपने आप में हार्ट ऑफ एशिया के लिए ये चली जाती है चंदन जी कि चीन भी इसका पार्टिसिपेंट कंट्री है, अमेरिका भी इसे सपोर्ट करता है, रूस भी इसे सपोर्ट करता है, टर्की यूरोपियन कंट्रीज में भी आता है, तो टर्की तो शुरुआत ही कर रहा है। एक ऐसी कवायद है जो अफगानिस्तान को सेंटर में मान करके चलती है, और जब अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस अगर हम बहाल करते हैं तो वेस्ट एशिया और यूरोप, साउथ एशिया, ये सारे जो बड़े प्लेयर हैं, ये सब पे इसका असर पड़ता है। हार्ट ऑफ एशिया फिलहाल अभी तक, आप एससीओ की बात कर लें, आप ब्रिक्स की बात कर लें, आप बाकी एसोसिएशंस की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश की थोड़ा सा डोमिनेंस वहां दिखाई पड़ता है। लेकिन हार्ट ऑफ एशिया में अभी भी वो अवसर बचा हुआ है जहां पे कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल हो सकता है और एक पीसफुल प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिका का यहाँ पे बहुत प्रभावी रोल नहीं है, लेकिन अमेरिका का कोई बहुत प्रखर विरोध भी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के लिए नहीं है। तो अगर कुछ सकारात्मक होता है चंदन जी, तो हम समझ सकते हैं कि अमेरिका को आगे आना ही होगा, अमेरिका आगे आएगा भी। एक चीज और कहना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के संदर्भ में चंदन जी, जब हम हार्ट ऑफ एशिया की बात करते हैं, 2016 में भी जो समिट हुई थी हार्ट ऑफ एशिया की, वहां भी एक बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है कि इसको भारत पाकिस्तान के चश्मे से ही हम क्यों देख रहे हैं। अफगानिस्तान सेंटर में है और इसे सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान के चश्मे से देखना थोड़ा सा बहुत ओवरवेलमिंग ढंग से देखना हो जाएगा, और ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जयशंकर प्रसाद ने बहुत कंफर्म भी नहीं किया है कि साइडलाइन पे हमारी समिट के साइडलाइन पे हमारी बातचीत होगी। यहाँ मैं संजीव जी से सहमत हूँ जी कि भारत का रुख बड़ा स्पष्ट है, वेरीफेबल तरीके से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये भी सच है कि जैसा कि हार्ट ऑफ एशिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी भागीदारी है, फॉर्मल इनफॉर्मल सभी तरह की भागीदारी है, उम्मीद की जाती है कि साइडलाइन पे इस तरह के बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के प्रयास भी होंगे। संजीव जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल संजीव श्रीवास्तव जी, अब इस हार्ट ऑफ एशिया के अगर हम मेंबर कंट्रीज को देखें, जिनमें तुर्की आ जाता है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भारत, अजरबैजान, ये तमाम देश हैं जो पिछले साल के सह अध्यक्ष देश थे और स्थायी अध्यक्ष अफगानिस्तान है 2017 तक। एक बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम देशों के बीच ही आंतरिक मतभेद जो है वो कई पिछले कुछ सालों में बड़ा निकलकर उभरा है। भारत पाकिस्तान की बात ले लीजिए, भारत चीन की बात ले लीजिए, टर्की भारत के रिलेशन जिस तरीके से खासतौर पर एर्दोगान के पाकिस्तान के साथ जाने से प्रभावित हुए, और अफगानिस्तान की स्थिति तो सबको भली भांति पता है। जो बाइडेन कह चुके हैं कि 1 मई का जो टारगेट है नाटो की वापसी का, वो संभव नहीं है।
तो ऐसे में क्या ये कॉम्प्लिकेटेड देशों का एक समूह आपको नजर आता है जिनके बीच आंतरिक मतभेद बीते कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब इस पूरे समूह की जो सार्थकता है उसको अगर आगे बढ़ाना है तो जो बातचीत का स्तर है तमाम देशों के बीच वो और बड़ा होना चाहिए? चंदन जी देखिए, ये जो सारे देश हैं, इन देशों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ इश्यूज पे एक मतभेद की स्थिति जरूर है, जैसा कि आपने चर्चा किया। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो अफगानिस्तान की पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना है। और अफगानिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि युद्ध से बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित है, और अफगानिस्तान में यदि शांति और स्थिरता स्थापित करनी है तो जो जितने भी देश हैं सभी को मिल करके प्रयास करना होगा। एक ऐसे समय में कि जब अमेरिका वहां से विड्रॉ करने की प्रोसेस में है, अमेरिका भी ये चाहता है कि जो अन्य देश हैं, जो अफगानिस्तान का जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, वो आपस में कोलैबोरेट करें। और ये जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, ये जरूर आपस में कुछ ना कुछ इश्यूज पे कहीं ना कहीं असहमतियां हैं, लेकिन अफगानिस्तान में सभी चाहते हैं कि वहां पे स्थिरता आए, वहां पे शांति आए, वहां का विकास हो। और अफगानिस्तान की इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये सारे देश आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहां तक कि आज स्थिति ये हो गई है कि तालिबान, जिससे कि विश्व कम्युनिटी बात नहीं करना चाहती थी, आज तालिबान से भी बातचीत चल रही है। तो जाहिर है कि अफगानिस्तान की शांति स्थिरता सभी का लक्ष्य है, और सभी देश ये चाहेंगे कि आपस में बैठ करके किस तरीके से वहां पे स्थिरता स्थापित की जाए। और यही कारण है कि डिस्पाइट हैविंग जो डिफरेंसेस, वो सारे देश साथ में आ रहे हैं, सभी बैठ रहे हैं और अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए वो बात कर रहे हैं। ठीक है श्रीश पाठक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और अफगानिस्तान की शांति की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर वैश्विक स्थिति पर हम जो हालात हैं उसको देखें तो फिर उसी पुराने सवाल से अपनी बात को आगे खींच रहा हूं कि अमेरिका एक की प्लेयर बनकर उभरता है, और अगर एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो जितना अमेरिका ने स्पेंड किया है अफगानिस्तान पर, हालांकि ये प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे जनरेटेड बाय अमेरिका ही है, लेकिन जितना जो सैन्य तौर पर हो या अलग अलग तौर पर अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है, उतना जो नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान की वो बनस्पत नहीं कर पाई है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जरूर अफगानिस्तान में एक बेजोड़ जो है मदद दी है, लेकिन वो तालिबान से छुटकारा दिलाना, वो जो तमाम आतंकी गतिविधि है उन पर लगाम लगाने के लिए तो सबसे बड़ा प्लेयर अमेरिका और यूरोपियन देश ही और इनकी नाटो फोर्स ही नजर कर सामने आती है। तो क्या इस हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन से आप आगे भविष्य में कोई एक नाटो जैसी फौज जो है वो खड़ी होती हुई नजर आपको आ रही है जब अमेरिका अपनी फोर्स को विड्रॉ करेगा वहां से? तो नहीं चंदन जी, मैं ऐसा तो नहीं सोचता। हार्ट ऑफ एशिया का जो ये पूरा का पूरा मामला है उसमें कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं बनने जा रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिकन डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो या मिलिट्री इन्वेस्टमेंट हो, उसकी कोई तुलना नहीं है किसी देश से। बल्कि अमेरिका की ये चिंता भी रही है कि भारत को भी कंधे से कंधा मिला करके अफगानिस्तान में उतना ही साथ देना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली भी थोड़ा सा साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ चंदन जी, कि अमेरिका ने एक जो सोल्यूशन दिया है, जो ताजा तरीन सोल्यूशन है पाकिस्तान के केस में, उसमें पहले जो है जो दूसरे सोल्यूशन थे उसमें भारत पार्टिसिपेंट नहीं था, लेकिन अभी अमेरिका का जो दूसरा सोल्यूशन आया है उसमें भारत भी पार्टिसिपेंट है। और अभी तक भारत ने तालिबान से कोई आधिकारिक वार्ता नहीं की है, लेकिन भारत तालिबान से कोई आधिकारिक वार्ता के क्रम में जोड़ना नहीं चाहेगा, ऐसा भी कुछ भारत की तरफ से कहा नहीं गया है। तो अमेरिका की भूमिका तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, और भारत की लिहाज से भी अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक बात और, कोई भी शांति प्रक्रिया जिसमें हम ये उम्मीद करें कि अफगानिस्तान में आज नहीं तो कल लोकतंत्र अपने सही अर्थों में चलेगा, अमेरिका को हटा करके अगर वो प्रक्रिया आप सोचते हैं तो वो प्रक्रिया बहुत लास्टिंग नहीं होगी, बहुत ज्यादा वो टिकाऊ नहीं होने वाली है। और भारत के संदर्भ में भी यही बात कही जा सकती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने बोला है श्रीश पाठक जी, और उसी से मैं संजीव जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या अमेरिका अब इस कोशिश में है, राष्ट्रपति पूर्व ट्रंप भी कह चुके थे कि वो अफगानिस्तान से नाटो में से अमेरिकी सैनिक की वापसी चाहते हैं, जो बाइडेन ने भी कहा कि हाँ मैं बिल्कुल चाहता हूं वापसी, लेकिन मैं स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करके ही फैसला लूंगा। क्या अमेरिका अफगानिस्तान की शांति के लिए जो बैटन अब तक लीड करता आया है वो इसी हार्ट ऑफ एशिया में से किसी एक देश को पास ऑन करता हुआ आपको भविष्य में नजर आ रहा है?
चंदन जी, जहां तक देखिए अमेरिका, मैं पाठक जी की आवाज में सुन नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा इस पे विचार ये है कि अमेरिका इस पूरे इस्तांबुल प्रोसेस के ऊपर जो हार्ट ऑफ एशिया समिट का है, इसमें एक सपोर्टिंग कंट्रीज के तौर पे तो है ही, और नेटो के साथ भी इसका एक कोऑर्डिनेशन है, तो उस लिहाज से भी अमेरिका का कहीं ना कहीं इसमें एक इंटरवेंशन है। लेकिन अगर आपने जो सवाल किया है कि क्या अमेरिका किसी एक देश को पास ऑन करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक देश के द्वारा अफगानिस्तान की जिम्मेदारी को ले पाना संभव है। अफगानिस्तान में यदि शांति और स्थिरता और विकास होना है, तो सभी जो कंट्रीज हैं, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है अफगानिस्तान का, सभी को मिलकर के प्रयास करना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मिलकर प्रयास करना होगा, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर के प्रयास करना होगा, और यही इस्तांबुल प्रोसेस का लक्ष्य है। इस्तांबुल प्रोसेस पॉलिटिकल कंसल्टेशंस करना चाहता है पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज हैं, 15 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के साथ, 16 जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी वो पॉलिटिकल कंसल्टेशन करता है, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो 12 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी वो कंसल्टेशन करता है। तो पॉलिटिकल कंसल्टेशन ये जो इस्तांबुल प्रोसेस हार्ट ऑफ एशिया समिट का पहला लक्ष्य है। दूसरा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को स्थापित करना। अफगानिस्तान में यदि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्थापित होते हैं, राष्ट्रों के बीच में आपसी विश्वास बढ़ता है, तो अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता इससे सुनिश्चित होगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में अफगानिस्तान के क्वेश्चन को लेकर के स्थापित करना हार्ट ऑफ एशिया समिट का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है। और तीसरा, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें नेटो और सार्क जैसे कंट्रीज भी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं, अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं, उनके साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए ताकि अफगानिस्तान में स्थिरता आए। तो मुझे लगता है कि ये इस्तांबुल प्रोसेस एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिटिकल कंसल्टेशन और डिस्कशन का फोरम है, और ये इसका बहुत ही अच्छा बड़ा महत्व है। और इससे चंदन जी एक बात और है कि ये जो जितने भी इसमें पार्टिसिपेटिंग और सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके आपस का भी सहयोग बढ़ता है। जैसा कि आपने कहा कि इन सारे कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं कुछ असहमतियां हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर जी ये सारे देश जब किसी अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक टेबल पर बैठे हैं, तो जाहिर है कि इसका जो महत्व है, उनके आपसी संबंधों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। भारत और पाकिस्तान उसका एक एग्जाम्पल है कि इस बात की भी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी ये प्रोसेस कुछ जो है रोल प्ले कर सकता है, और जैसी कि संभावना जताई जा रही है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। इसी से श्रीष पाठक जी, अगला सवाल ये होता है कि ये जो पूरा समिट है, ये जो सम्मेलन है, ये बायलैटरल संबंधों को भी जो है मजबूत करने का मौका देता है। अब इस बार के हार्ट ऑफ एशिया में जितनी चर्चा अफगानिस्तान की नहीं हो रही है, उतनी चर्चा पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बीते 15 दिनों में डेवलपमेंट्स देखने को मिली है, इस बात के पूर्ण कयास लगाए अभी भी जा रहे हैं कि दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच एक अनऑफिशियल, अनफॉर्मल जो है बैठक हो सकती है, जिसमें चाय पे शायद मिले या फिर बातचीत हो, हैंडशेक हो। इसकी संभावना आपको सबसे पहले तो कितनी नजर आती है? उस चीज के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं जिस चीज से बीते दिनों में दोनों देशों के बीच जो स्थितियां डेवलपमेंट्स हुई हैं, कि 2 दिन के सम्मेलन में क्या आपको लग रहा है कि एस जयशंकर या फिर शाह महमूद कुरैशी दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं? चंदन जी, दोनों विदेश मंत्री अगर साइड लाइन पे मिलते हैं तो ये कोई बहुत अनहोनी वाली बात नहीं होगी, बहुत अनोखी बात भी नहीं होगी। जैसा आपने कहा है कि शाम तक या कल तक हमें ये पता भी चल जाएगा कि दोनों विदेश मंत्री मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उनके मिलने जैसी परिस्थितियां तो बनी रही हैं। बन इसलिए रही हैं क्योंकि जो आपने जैसे कहा कि 15 दिन से जो एक डेवलपमेंट चल रहा है, यूएई का भी रोल दिख रहा था। हार्ट ऑफ एशिया बहुत उम्मीदें जगाता है, क्योंकि एक तो कोई भी ऐसी विश्व शक्ति नहीं है जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई अपना कोई पर्टिकुलर रिजर्वेशन रखती हो। दूसरा, इसमें टर्की है, यूरोपियन कंट्री हो गए, सुपर जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो भी, उनका भी सपोर्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है चंदन जी, जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया था कि जो सदस्य देश हैं उनकी अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, अफगानिस्तान इसके सेंटर में है, तो किसी भी दो देशों का जो बायलैटरल इश्यूज है उससे कहीं ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस का फोकस हमेशा और हमेशा अफगानिस्तान होता है। हमारे संबंध पाकिस्तान से ही ठीक नहीं है, और अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो जाता है।
हमारे संबंध अमेरिका से बेहतर हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी अमेरिका के संबंध कोई बहुत बुरे नहीं कहे जा सकते, खासकर जब आप वेस्ट एशिया और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ये सारी चुनौतियां हैं और इन सब के बीच में भारतीय डिप्लोमेसी को अपना राह चुनना होगा और साथ में ये टैग से भी बचना होगा कि हम किसी अलाइनमेंट के पार्ट बनने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी सामने है चंदन जी, और मैं काफी होपफुल हूँ। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी आपका इस पर क्या राय है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल उस तरफ इशारा कर रही है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री मिल सकते हैं, पर आपने शुरुआत में ही कहा कि भारत का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर एक फर्म है बीते 5-6 सालों में। क्या उस फर्म स्टैंड से थोड़ा सा इतर जाते हुए भारत जो है वो कोशिश करेगा कि एक बार फिर से बातचीत के जो रास्ते हैं दोनों देशों के बीच खोले जा सके, या फिर जो डेडलॉक है उच्च लेवल पर, क्योंकि अधिकारियों के लेवल पर तो बातचीत हो ही रही है, डीजीएमओ पर हुई, इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई, पर जो मेन बातचीत है, जो मंत्री लेवल की बातचीत है, वो क्या आपको होती हुई नजर आ रही है आज या फिर कल? चंदन जी देखिए, भारत बातचीत से कभी भी पीछे नहीं हटता है। भारत का अप्रोच हमेशा सकारात्मक रहता है। हम बातचीत से कभी भी पीछे हटने वाले राष्ट्र नहीं हैं। लेकिन भारत इस बात को सुनिश्चित करना चाहेगा कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के ऊपर इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाया जाए। पाकिस्तान ने जब ये इंश्योर किया कि अब वो सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे, तो उसके बाद जो है अब एक सकारात्मक माहौल बनने लगा है। और उसके बाद आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी जो बैठक हुई है और एक जो समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर के, उसके ऊपर भी जैसी की रिपोर्ट्स बताई मिल रही हैं कि अभी उस पर कड़ाई से अमल किया जा रहा है और सीज फायर वायलेशन नहीं हो रहा है। पाकिस्तान को इसी तरीके से स्टेप लेकर के दिखाने होंगे। पाकिस्तान को वेरीफाइड तरीके से ये सुनिश्चित करना होगा कि अब वो आतंकवाद को प्रमोट नहीं कर रहा है, वो भारत को अस्थिर करने की साजिशें नहीं रच रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको डिसमेंटल करने का भी प्रोसेस पाकिस्तान को शुरू करना होगा। पाकिस्तान में जो वांछित आतंकी खुले घूम रहे हैं सड़कों पर और यहाँ वहां उनको संरक्षण मिला हुआ है, वहां पे उनको स्टेट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसको भी पाकिस्तान को खत्म करना होगा और उन आतंकियों को भारत को हैंड ओवर करना होगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान यदि जो है आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई करके दिखाता है तो निसंदेह भारत जो है बातचीत के लिए और आगे बढ़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो नया भारत है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है और बातचीत करने से भी ये भारत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये जो भारत है पाकिस्तान से बातचीत करने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही सावधानी के साथ वेरीफाइड तरीके से फूक के कदम उठाएगा। भारत को अब पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज वो उसने अपना पैतरा बदला और कल को भारत बात करना शुरू कर देगा। ये भारत बात कर इस तरीके से नहीं चलने वाला। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी आपका और डॉक्टर शीश पाठक जी आपका। बड़ी बारीकी से हार्ट ऑफ एशिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आप लोगों ने दर्शकों को स्पष्ट रूप से क्लियर की। अब इंतजार है, इंतजार इस बात का है कि आज और कल 2 दिन के समिट में क्या एक पल भी ऐसा आएगा जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जो है एक ऐसी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी कि आगे चलकर बातचीत की संभावना होगी, या फिर दोनों देश के विदेश मंत्री जो है वो ऑफिशियल, चूंकि अब तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई प्लान नहीं है, अनऑफिशियल तौर पर ओवर अ कप ऑफ टी या फिर ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आएंगे ये नहीं, क्योंकि इस सम्मेलन पर अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान अपने संबंधों को कैसे सुधारते हैं। बहरहाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है कि आपने हिस्सा लिया और कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।